तो ये है पृथ्वी का थर्मल मैप, जहां आप पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों का करंट टेम्परेचर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम पृथ्वी के बिल्कुल टॉप यानी कि नॉर्थ पोल पर जाते हैं तो हमें वहां का एवरेज टेम्परेचर -6, -3 to -4 देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा कम है। लेकिन जब हम पृथ्वी के नीचे मौजूद साउथ पोल पर जाते हैं ना, तो कुछ अजीब होता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -50 से -60 तक चला जाता है, यानी नॉर्थ पोल से 10 गुना कम और पूरी पृथ्वी पर सबसे कम। इतना ही नहीं, बल्कि अंटार्कटिका इतना ठंडा है कि इसे सोलर सिस्टम की भी कुछ सबसे ठंडी जगह में गिना जाता है। लेकिन ये बात ना बहुत ही अजीब है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलती है, पर फिर भी इनके तापमान में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? आखिर साउथ पोल यानी अंटार्कटिका नॉर्थ पोल से 10 गुना ज्यादा ठंडा क्यों है? ऑल्सो, क्या आप जानते हो कि जब आप नॉर्थ पोल पर खड़े रहते हो तो वहां पर आप एक जगह पर रुके ना होकर लगातार 10 से 20 किलोमीटर पर आवर से मूव होते रहते हो, जिसे आप गूगल मैप पर अपनी लोकेशन को मूव होते हुए भी देख सकते हो। और आखिर कैसे? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, अभी आप साइड बाय साइड पृथ्वी के 3 सबसे बड़े रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट्स को देख सकते हैं, आर्कटिक, अंटार्कटिका एंड सहारा। शॉकिंग बात है ना कि अर्थ के दोनों बर्फ से ढके पोल्स को भी साइंटिफिकली डेजर्ट कंसीडर किया गया है, क्योंकि डेजर्ट की साइंटिफिक डेफिनेशन हमारी सोच से काफी डिफरेंट होती है। देखो, नॉर्मली हम सब केवल गर्म तपती रेतीली जमीन को ही रेगिस्तान मानते हैं, पर असल में पृथ्वी के ऐसे एरियाज जहां पर साल में 250 मिलीमीटर से कम रेनफॉल, स्नोफॉल एक्टिविटीज होती है, उन्हें डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान कंसीडर किया जाता है। जैसे अंटार्कटिका के लिए ये नंबर 150 मिलीमीटर है, जबकि नॉर्थ पोल यानी कि आर्कटिक के लिए 150 से 250 मिलीमीटर पर ईयर। शॉर्ट में कहूं तो पृथ्वी के जो इलाके काफी ड्राई होते हैं ना, और इतने एक्सट्रीम होते हैं कि वहां पर लाइफ लाइक प्लांट और एनिमल ना के बराबर या फिर काफी कम डेवलप हो पाती है, उनको रेगिस्तान कंसीडर किया जाता है। लेकिन पृथ्वी के पोल्स लोकेटेड होने के कारण आर्कटिक एंड अंटार्कटिका के ये रेगिस्तान किसी भी और रेगिस्तान से काफी ज्यादा यूनिक है, जहां आपको कभी 6 महीने लगातार सूरज आसमान में दिखेगा तो कभी 6 महीने तक रात का अंधेरा, क्योंकि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों पर हमें पोलर नाइट्स एंड मिडनाइट सन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ पोल यानी कि आर्कटिक रीजन में विंटर के सीजन के दौरान दिसंबर 21 से पोलर नाइट्स की शुरुआत होती है, जिसमें दिन के 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक सूरज होराइजन से नीचे रहता है, यानी कि रात का अंधेरा रहता है। जबकि अंटार्कटिका साउथ पोल पर पोलर नाइट्स जून 21 को शुरू होती है और दोनों ही पोल पर यह फिनोमेना कई महीनों तक चलती रहती है, यानी कई महीनों तक आप रात के अंधेरे का आनंद ले सकते हैं तो कई महीनों तक दिन के उजाले का। इसके अलावा अगर आपको आसमान में सूरज देखना भी काफी पसंद है तो दोनों पोल्स आपके लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ पोल में 21 जून को दिन की शुरुआत होती है, जबकि साउथ पोल पर दिन 21 दिसंबर से शुरू होता है, और दोनों ही पोल पर यह दिन का समय करीब 6 महीनों तक चलता है, यानी 6 महीनों तक लगातार सुबह, और इस दौरान आप हमेशा सूरज को होराइजन से ऊपर देख सकेंगे। लेकिन सीजन्स के इन्हीं ड्रामेटिक चेंजेस के चलते ये दोनों पोल्स लाइफ के सर्वाइवल के लिए काफी मुश्किल परिस्थितियां पैदा करती है। तो देखो, नॉर्थ पोल यानी कि आर्कटिक रीजन में हमें बिग नंबर्स ऑफ एनिमल्स लाइक आर्कटिक फॉर्स, पोलर बियर, स्नोवी आउल, आर्कटिक हेयर, आर्कटिक वुल्फ, रेनडियर जैसे कई जीव देखने को मिलते हैं जो इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर चुके हैं। जबकि प्लैनेट के साउथ पोल की बात करें तो अंटार्कटिका पूरी पृथ्वी के सबसे बंजर जगह में से एक है, जहां किसी भी तरह के जमीन पर किसी भी तरह के एनिमल्स का सरवाइव कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अंटार्कटिका के कुछ इलाकों में छोटे छोटे जीव जैसे कि अर्थवॉर्म्स, मॉलस्क्स एंड सम इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड अंटार्कटिका बड़े से अंटार्कटिक ओशन से घिरा हुआ है, जहां के एक्सट्रीम कोल्ड वाटर में हमें व्हेल, सील्स, बर्ड्स, पेंगुइन्स और अल्बाट्रोस जैसे जीव भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इन दोनों रीजन्स में पृथ्वी के दूसरे हिस्सों के मुकाबले जो सबसे बड़ी डिफरेंस देखने को मिलती है वो है यहाँ पेड़ पौधों की कमी, क्योंकि दोनों पोल्स के एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के कारण ना यहाँ पर प्लांट्स का उग पाना भी काफी मुश्किल होता है। और पेड़ पौधों में भी नॉर्थ पोल का आर्कटिक रीजन अंटार्कटिका से आगे है। देखो, आर्कटिक रीजन में करीब 2200 वास्कुलर प्लांट्स की स्पीसीज मौजूद है, जबकि अंटार्कटिका का एनवायरनमेंट पेड़ पौधों के लिए और भी ज्यादा कठोर हो जाता है, जिसके कारण यहाँ केवल 2 से
तीन तरह की प्लांट लाइफ ही सर्वाइव कर पाती है, जो है वास्कुलर प्लांट्स, हेयर ग्रास एंड सेगिना प्रोक्यूम्बेंस। इन शॉर्ट, इन दोनों ही पोल्स में आर्कटिक रीजन पेड़ पौधों के लिए एक बेटर प्लेस है। बट व्हाट अबाउट अस? क्या हम इंसान यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं? तो देखो, इन दोनों पोल्स का ही टेम्परेचर एंड वेदर इंसानी जीवन के लिए काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, इसीलिए यहाँ पर लंबे समय के लिए रह पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद भी नॉर्थ पोल के आर्कटिक रीजन में करीब 20,000 सालों से इंसानों का बसेरा रहा है, जिसके कारण एवोल्यूशन के चलते इन लोगों में कई ऐसे चेंजेस आए हैं जिसके चलते ये लोग एक्सट्रीम ठंड को भी झेल लेते हैं, जैसे ग्रीनलैंड और कनाडा के आर्कटिक रीजन में रहने वाले इंडिजीनियस पॉपुलेशन लाइक इनुइट्स, यूपिक। अभी के एस्टिमेशन के मुताबिक आर्कटिक रीजन में 4 मिलियन लोग रहते हैं, जहां पर कई हिस्सों में तो आपको कुछ मॉडर्न टाउन्स और सिटीज भी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जब बात अंटार्कटिका यानी कि साउथ पोल की आती है तो यहाँ पर चीजें बिल्कुल उल्टी हो जाती है, क्योंकि हिस्टोरिक तौर पर भी यहाँ किसी भी इंसान के रहने के आज तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। एंड 18th सेंचुरी में अंटार्कटिका को जब ढूंढा गया था तब कई लोगों ने यहाँ रुकने और इस अनएक्सप्लोर्ड रीजन को मैप करने की भी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ की एक्सट्रीम ठंड ने इस कोशिश में कईयों की जान ले ली, जिस टॉपिक पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। जल्दी ही इंसान समझ गए थे कि अंटार्कटिका इस पूरी पृथ्वी पर इंसानों के रहने के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। इसलिए दुनिया का इतना बड़ा भूभाग होने के बावजूद भी यहाँ के एक्सट्रीम वेदर और खून जमा देने वाली ठंड के चलते आज भी अंटार्कटिका में इंसानी आबादी ना के बराबर है। वैसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए अलग अलग कंट्रीज द्वारा यहाँ कई लोग भेजे जाते रहे हैं और अभी यहाँ पर कुछ परमानेंट सेटलमेंट्स भी है, मोस्टली साइंटिफिक रिसर्च के लिए। लेकिन देखो यार, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सबसे बड़ा डिफरेंस ना इनके ऊपर नहीं बल्कि इनके नीचे छिपा हुआ है। तो देखो, पृथ्वी का नॉर्थ पोल बिल्कुल ऊपर मौजूद है, जहां मिडिल में कोई भी जमीन है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर केवल समुद्र है, आर्कटिक ओशियन, जो चारों ओर से रशिया, अमेरिका, ग्रीनलैंड, कनाडा जैसे कंट्रीज के लैंड मास से घिरा हुआ है। यानी एक्चुअल में नॉर्थ पोल किसी जमीन पर नहीं है बल्कि समुद्र के बीचों बीच मौजूद है। पर अगर पूरे आर्कटिक सर्कल को मेजर किया जाए ना, तब आर्कटिक सर्कल के अंदर कुछ लैंड मासेस आते हैं जो इन्हीं सराउंडेड कंट्रीज का है, जिसको मिलाकर आर्कटिक रीजन में टोटल 8 कंट्रीज का हिस्सा है। लेकिन जब हम साउथ पोल पर आते हैं तो ये जमीन पर अंटार्कटिका के बीचों बीच मौजूद है, जो कि खुद एक कॉन्टिनेंट है, जो अपने चारों ओर अंटार्कटिक सर्कल के कोल्ड ओशियन से घिरा हुआ है, जिसके कई 100 किलोमीटर दूर दूर तक भी कोई बड़ा लैंड मास है ही नहीं। लेकिन इतना बड़ा जमीन का हिस्सा होने के बावजूद अंटार्कटिका में कोई भी देश अपना टेरिटोरियल क्लेम नहीं करता, और यहाँ जो अलग अलग कंट्रीज के लोग मौजूद भी है ना, वो भी मोस्टली साइंटिस्ट ही हैं, जो सब आपस में अपनी रिसर्च शेयर करते हैं। वैसे 18th सेंचुरी में जब अंटार्कटिका को ढूंढा गया था तो जमीन के इतने बड़े हिस्से को देखते हुए कई कंट्रीज ने ट्राई किया था कि इस पर अपने टेरिटोरियल क्लेम करें। कई बार तो अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे उस समय की सुपर पावर कंट्रीज भी अंटार्कटिका पर कब्जा करने के लिए जंग तक में उतरने को तैयार थी। लेकिन समय के साथ साथ इन कंट्रीज को समझ में आया कि एक्सट्रीम कोल्ड वाले रीजन में कुछ भी उगा पाना या इंसानों का यहाँ लंबे समय तक रह पाना पॉसिबल ही नहीं है, यानी इस सफेद जमीन के लिए लड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। इसके बाद एक पीस एग्रीमेंट किया गया और सभी क्लेम्स को रिजेक्ट करके ये तय किया गया कि अंटार्कटिका की जमीन केवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्रयोग की जाएगी, जिसमें कोई भी कंट्री हिस्सा ले सकती है। और तब से ही यहाँ पर कई कंट्रीज ने अपने रिसर्च बेसिस बनाना शुरू कर दिए, जिसमें इंडिया भी पीछे नहीं है, क्योंकि इंडिया का भी अंटार्कटिका में 50 साल से एक परमानेंट रिसर्च बेस है, जहां भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट एंड बर्फ में दबे फॉसिल्स पर रिसर्च करते हैं। वैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के सीजन्स तो काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन ये कितने एक्सट्रीम जा सकते हैं या इनके टेम्परेचर में कितना वेरिएशन आता है, ये वेरिएशंस दोनों ही पोल्स पर एक्सट्रीमली डिफरेंट है। देखो, जहां नॉर्थ पोल यानी कि आर्कटिक रीजन में समर सीजन जून से सितंबर तक रहती है एंड विंटर दिसंबर से मार्च तक रहती है, तो वहीं पर अंटार्कटिका में समर सीजन दिसंबर से मार्च तक चलता है और विंटर सीजन जून से सितंबर तक। और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के सीजन्स की टाइमिंग में इतना ज्यादा क्यों डिफरेंस है, इसका जवाब इन पोल्स की ज्योग्राफी में छिपा हुआ है। अच्छा देखो, जब हम अर्थ की स्फेरिकल सरफेस से एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं तो हम देखेंगे कि ये लाइन नॉर्थ और साउथ पोल से होकर जाती है।
जिसे हम अर्थ एक्सिस कहते हैं। अब क्योंकि हमारी अर्थ सूरज के अराउंड ऑर्बिट करते हुए अपनी एक्सिस पर टिल्ट होकर लगातार रोटेट करती रहती है, जो टिल्ट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसीलिए टाइम टू टाइम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की सूरज की ओर डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। जैसे जून से सितंबर तक जब नॉर्थ पोल सूरज की ओर टिल्टेड रहता है, जिसके कारण यहाँ समर सीजन रहता है, तो वहीं पर इसके बिल्कुल 90 डिग्री लाइन पर ऑपोजिट में साउथ पोल है, जो इस समय सूरज से दूर रहता है, इसलिए यहाँ पर विंटर का सीजन चलता है। अब जब नॉर्थ पोल सूरज से दूर होता है तो साउथ पोल उसकी ओर होता है, यानी इस समय नॉर्थ पोल पर विंटर सीजन और साउथ पोल पर समर सीजन चल रहा होता है। लेकिन इन सब के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाहे समर हो या विंटर, दोनों सीजन्स के दौरान इन दोनों पोल्स को ऑलमोस्ट सेम सनलाइट मिलती है। यानी लॉजिकली देखा जाए तो इन दोनों पोल्स के समर एंड विंटर के टेम्परेचर भी काफी ज्यादा सिमिलर होने चाहिए, लेकिन शॉकिंगली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अंटार्कटिका नॉर्थ पोल से कहीं ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है, इतना कि ये पृथ्वी का ही नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे कोल्डेस्ट रीजन में से एक है। क्योंकि जहां विंटर के समय नॉर्थ पोल का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है ना, और समर में केवल 0 डिग्री सेल्सियस, वहीं साउथ पोल यानी कि अंटार्कटिका का विंटर टेम्परेचर -60 से -70 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, और तो और अंटार्कटिका के कुछ इलाकों में -80 तक भी चला जाता है। इसके अलावा यहाँ समर में टेम्परेचर भी -28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यानी अंटार्कटिका की सर्दी हो या गर्मी, दोनों ही समय का टेम्परेचर इंसानों के लिए बिल्कुल जानलेवा है, जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो साउथ पोल को नॉर्थ पोल से कई गुना ज्यादा ठंडा बनाती है। तो जब हम नॉर्थ पोल को ऑर्बिट से देखते हैं तो हमें ये पूरा आर्कटिक रीजन जमा हुआ बर्फ की चादर से ढका हुआ दिखता है, जिसके नीचे समुद्र का सॉल्ट वाटर है, जो अपना टेम्परेचर -2 डिग्री से ज्यादा नहीं गिरने देता। यानी इस बर्फ की चादर के ऊपर का टेम्परेचर कितना भी ठंडा क्यों ना हो, लेकिन इसके नीचे के पानी का टेम्परेचर -2 या इससे ज्यादा नहीं गिर पाता। और कई बार तो ये टेम्परेचर पॉजिटिव में भी चला जाता है, क्योंकि आर्कटिक ओशन में लगातार दूसरे ओशन से आने वाला वार्म ओशन वाटर मिक्स होता रहता है। अब इन सब के इफेक्ट के चलते यहाँ की बर्फ की चादर लगातार नीचे से मेल्ट होती रहती है और ज्यादा मोटी नहीं हो पाती। सेकंड और बिगेस्ट रीजन जो कि नॉर्थ पोल को ज्यादा ठंडा नहीं होने देती, वो ये है कि नॉर्थ पोल चारों ओर से बड़े बड़े लैंड मैसेज से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर ज्यादा एक्सट्रीम वेदर नहीं हो पाता और ज्यादातर ठंडी तेज हवाएं भी आर्कटिक रीजन में घुस नहीं पाती, जिसके चलते यहाँ के टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस नहीं दिखते। लेकिन जब हम साउथ पोल यानी कि अंटार्कटिका पर आते हैं तो ये सारे इक्वेशन बिल्कुल फ्लिप हो जाते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका का सबसे बड़ा एडवांटेज तो वही है कि अंटार्कटिका का ये जो बड़ा सा बर्फ जमा हुआ रीजन आप देख रहे हैं ना, ये बर्फ की चादर समुद्र के ऊपर नहीं है बल्कि जमीन के ऊपर है, क्योंकि अंटार्कटिका खुद में एक कॉन्टिनेंट है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, जिसके कारण समय के साथ साथ यहाँ पर बर्फ लगातार इकट्ठी होती गई और जमीन नीचे होने के कारण ये बर्फ इतनी तेजी से मेल्ट नहीं हुई, जिस इफेक्ट के चलते यहाँ ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, 5 किलोमीटर मोटी। ऑल्सो यहाँ कई किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर इकट्ठी होने से यहाँ सरफेस तक पहुंचने वाली मेजॉरिटी सनलाइट भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो यहाँ के टेम्परेचर को और भी कम कर देती है। सेकेंड और सबसे बड़ा रीजन है कि अंटार्कटिका किसी भी दूसरे बड़े लैंड मैस से नहीं गिरा हुआ है और इसके हजारों किलोमीटर दूर तक केवल समुद्र है। इसका मेजॉरिटी पार्ट अंटार्कटिक सर्कल ओशन है, जिसका एक्सट्रीम कोल्ड वाटर एंड यहाँ उठने वाले ठंडे हवाओं के तूफान लगातार अंटार्कटिका में एंटर करते रहते हैं, जो यहाँ के टेम्परेचर को और भी ज्यादा नीचे करती रहती है और यहाँ के वातावरण को काफी एक्सट्रीम बना के रखती है, जहाँ हवाएं 300+ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, जो बिना किसी एडवांस इक्विपमेंट के यहाँ किसी भी एनिमल, प्लांट और इंसानों का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल बना देती है। इसके बाद बची कुची कसर पूरा कर देता है इस कॉन्टिनेंट का ओशियन सरफेस से एलिवेशन, क्योंकि जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा है कि जैसे जैसे हम समुद्र लेवल से ऊपर बढ़ने लगते हैं तो एल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ साथ लगातार टेम्परेचर गिरता जाता है। इसे आप पहाड़ों के एग्जांपल से देख सकते हो, जैसे आप पहाड़ों की चोटी में जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर उतना ही ज्यादा ठंडा होता जाएगा। और अंटार्कटिका में दोस्तों इसका एक्सट्रीम एग्जांपल देखने को मिलता है, क्योंकि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पृथ्वी के सबसे ऊंचे कॉन्टिनेंट में से एक है, जो ओशियन सरफेस से 8200 फीट यानी कि 2500 मीटर की ऊंचाई पर है। फॉर कंपैरिजन ये हाइट माउंट एवरेस्ट का ऑलमोस्ट 20% है और सी एल्टीट्यूड और ऊपर से दूसरे सारे रीजन्स मिलकर अंटार्कटिका को पृथ्वी का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट बना देता है और इसीलिए अंटार्कटिका नॉर्थ पोल से ज्यादा ठंडा है।
जबकि इसी के कंपैरिजन में नॉर्थ पोल पर बर्फ की चादर उतनी मोटी नहीं है क्योंकि वो नीचे से लगातार मेल्ट होते जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आखिर साउथ पोल क्यों नॉर्थ पोल से कई गुना ज्यादा एक्सट्रीम है और क्यों पृथ्वी का सबसे ठंडा जगह है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपने हमारे पिछले कुछ वीडियोस देखे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि वो कौन सा इंसान था जिसने अंटार्कटिका के एक्सट्रीम रीजन को झेला, उसको सरवाइव किया और हमें यह बताया कि पृथ्वी में एक समय ऐसा था जब ये पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी, यानी कि पृथ्वी पर आइस ही आया था। आखिर उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, उस एक्सप्लोरर का नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताना कि क्या हमें नॉर्थ पोल के डिस्कवरी के बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए। देखो नॉर्थ पोल की डिस्कवरी को लेकर ना बहुत ही तगड़ी हिस्ट्री है। कई सारे एक्सप्लोरर्स ने ये फेक क्लेम किया था कि नॉर्थ पोल को हमने डिस्कवर किया है, लेकिन उनमें से किसी ने भी नॉर्थ पोल को डिस्कवर ही नहीं किया था। अब अगर आपको इस कहानी पर भी एक वीडियो चाहिए ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट जरूर देखनी चाहिए जिसमें अंटार्कटिका से रिलेटेड आपको और भी ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।